एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मार्च करंट की और मार्च का करंट लेके हम आ रहे हैं। रेगुलर आपके लिए करंट मिलता रहेगा मार्च का, और ये मार्च की करंट की लास्ट क्लास होगी बच्चों। तो आपसे अनुरोध है बच्चों कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, ताकि सभी का भला हो सके। और आपका योगदान हमारे लिए एक प्रकार से ऊर्जा का काम करेगा, ताकि हम आपको और अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करा सके बच्चों। देख लेते हैं अगले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। तो सरस्वती सम्मान 2023, अगर सरस्वती सम्मान 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों। एक बार देखते हैं कि किस तुम्हारे क्या संस्था द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है बच्चों। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा के बिरला इंस्टीट्यूट द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें प्रदानकर्ता की, तो इसे कह सकते हैं प्राप्त किसने किया है बच्चों। तो इसे प्रसिद्ध मलयालम भाषा कवि हैं कवि प्रभा वर्मा को ये प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं इनका काव्य या इनकी रचना क्या नाम है। तो रौद्र सात्विकम इनकी रचना है। रौद्र सात्विकम इनकी रचना है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये पहला जो सम्मान दिया गया था, ये किसे दिया गया था। तो पहला सम्मान 1965 में वो 1900 तुम्हारे 95 में इसकी स्थापना 1991 में हुई और प्रदान 1900 कह सकते हैं 95 में किया गया था। और बाल मणि अम्मा और हरवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करते हैं इसमें धनराशि की, तो बच्चों धनराशि कितनी है। तो धनराशि की बात करें तो इसमें धनराशि 15 लाख रुपया है। कितनी है, 15 लाख रुपया इसमें धनराशि प्रदान की जाती है बच्चों कवि के लिए। तो अगले हम इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। एमसीक्यूज में क्या है कि वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस काव्य रचना के लिए चुना गया है, या किसको ये प्रदान किया गया है बच्चों। तो ऑप्शन ए है वामाशम, ऑप्शन बी है रौद्र सात्विकम, ऑप्शन तुम्हारा सी है क्या भूलूं क्या याद करूं, और ऑप्शन तुम्हारा डी है धूल पौधों पर। तो इनमें से किसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। तो रौद्र सात्विकम को और तुम्हारे कवि हैं प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो पहला पुरस्कार था यह सरस्वती सम्मान जो पहले दिया गया था तुम्हारा 1995 में, तो 1995 में किसे दिया गया था। हरवंश राय बच्चन की रचना थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मॉरिशस राजकीय यात्रा, तो मॉरिशस राजकीय यात्रा किसने की है। ये अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस की भारत के जो तुम्हारे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई गई थी बच्चों। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च कब की थी, 11 मार्च को मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रही हैं। और द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो मॉरिशस की जो मुख्य अतिथि थी, जो वहाँ का स्वतंत्रता दिवस था 12 मार्च को, तो वहाँ की ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई गई थी। हम बात करते हैं मॉरिशस की जो कौन से नंबर का ये वर्षगांठ थी। तो ये 56वीं नंबर की वर्षगांठ थी मॉरिशस की। हम बात करते हैं बच्चों मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो प्रबंध कुमार जुगनौथ हैं। प्रबंध कुमार जुगनौथ हैं जो वहाँ के मॉरिशस के तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन हैं। तो पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। तो पृथ्वीराज सिंह रूपन तुम्हारे मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं बच्चों। और भारतीय नौसैनिक जहाज और जहाज भी अपने भारतीय नौसैनिक जहाज भी वहाँ पर गए थे। तो INS तीर और तुम्हारे CGS सारथी, तो INS तीर और CGS सारथी ने हिस्सा लिया था। अब इस पे MCQs देखते हैं बच्चों कि इसका MCQs क्या है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा की है बच्चों। तो किस देश की राजकीय यात्रा की थी। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है तुम्हारा ताइवान। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन बी होगा मॉरिशस। अगर हम बात करें कि मॉरिशस विश्व में दूसरा हिंदी बोलने वाला देश है, पहला अपना भारत है और दूसरा अपना क्या है मॉरिशस है, जहाँ की वहाँ लैंग्वेज क्या है हिंदी है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सिपरी रिपोर्ट
वर्ष 2000 तुम्हारा है 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 की सिपरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार क्या किस पे कितने कह सकते हैं परमाणु हथियार वगैरह ये सब हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो सार्वजनिक जारीकर्ता कौन है, तो स्वीडिश थिंक टैंक स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में सिपरी। अब हम बात करते हैं कि शीर्ष हथियार निर्यातक देश। शीर्ष हथियार निर्यातक जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन से देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले है तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका कितना अपना कितना जो हथियार है वो एक्सपोर्ट करता है, तो लगभग 42% हथियार एक्सपोर्ट करता है बच्चों। फिर दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा फ्रांस, और तीसरे नंबर पे आता है रूस, और चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा चीन बच्चों। तो ये क्या है, तुम्हारे अपने हथियार निर्यात करता है, यानी कि ये अपने हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉप पर तुम्हारा सबसे पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, फिर तुम्हारा चीन है बच्चों। अगर हम बात करते हैं हथियार आयातक देश, आयातक का मतलब जो मंगाते हैं, जो तुम्हारा इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना। तो जो इंपोर्ट करने वाले जो देश हैं शीर्ष, वो कौन कौन से देश हैं बच्चों, तो आयातक देश में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, तुम्हारा भारत। तो भारत अपना वर्ल्ड में टॉप पर है, जो तुम्हारा हथियार हम विदेशों से मंगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पे है तुम्हारा कतर। तो ये जो तुम्हारी सीरीज है, तो ये तीन कंट्री को याद कर लेना, भारत, सऊदी अरब और कतर। ये तुम्हारे क्या हैं, हथियार आयातक देश, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। अब हम और जो तुम्हारा एक्सपोर्ट करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ये 4 देश याद कर लेना, बाकी नहीं। अब इस पे हम देख लेते हैं एमसीक्यूज इसका क्या है, कि हाल ही में सिपरी रिपोर्ट वर्ष 2019-23 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है। तो आयातक देश का मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश इंपोर्ट कराता, मतलब इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से मंगाता है। तो ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इसका तुमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, तो उस डिस्क्रिप्शन में अपना भारत है जो तुम्हारे टॉप पर रहा है। और कब से कब तक समय आएगा इसमें, 2019 से और 2023 के बीच की अगर हम बात करते हैं, तब सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपोर्ट करता देश तुम्हारा कतर है, और एक्सपोर्ट करता तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। रॉकेट कैरोश किस देश का है कोरस, और ये क्यों इसे चर्चा में आया, ऐसा क्या हुआ, तो देखते हैं। जापान का निजी क्षेत्र का पहला ये रॉकेट था, यानी कि निजी क्षेत्र का मतलब एकदम प्राइवेट। हम बात करते हैं परीक्षण क्या कहाँ किया गया, तो पश्चिमी जापान के बाकायाम प्रांत में किया गया था, और कहाँ, कुशीमोटो में किया गया था। पर इसका परीक्षण सफल था असफल था, तो इसका परीक्षण बच्चों असफल रहा था। असफल इसका परीक्षण रहा, इसलिए ये किस में आया, चर्चा में आया, क्योंकि ये जापान का वैसे भी निजी क्षेत्र का पहला था, और फिर ये परीक्षण इसका नहीं हो पाया, परीक्षण में असफल रहा, इसलिए ये कह सकते हैं चर्चा में आया। और सफल भी होता तो भी चर्चा में आता। तो स्पेस अगर हम बात करते हैं, निजी कंपनी तुम्हारी जापान की कौन सी है जिसने इसे परीक्षण किया था, तो स्पेस वन जापान की निजी कंपनी है, और निजी कंपनी ने इसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया था, पर यह परीक्षण असफल रहा था बच्चों। इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है बच्चों, तो ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है झांझका, ऑप्शन डी है तुम्हारा रॉसकॉस्मॉस। तो ये किसके देश की हैं बच्चों, एक बार याद देख लेते हैं। यूएसए की है तुम्हारी कौन सी, नासा, और भारत की है अपनी इसरो, और झांझा कहाँ की है, ये जापान की है, और तुम्हारी कह सकते हैं रूस कॉस्मोस कहाँ की है, ये तुम्हारी रूस की है बच्चों। तो कहाँ की है, ये रूस की है। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है तुम्हारी
तो इसलिए इसे रोस कॉस्मोस कहते हैं। और इसका जो आंसर है वो तुम्हारा सी है। झाक्सा कहाँ की? जापान की है। और इसरो तुम्हारा कहाँ है? भारत की। और अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो बच्चों 1969 में इसकी स्थापना की गई। अगर हम नासा की स्थापना की बात करते हैं तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बच्चों? तो कहाँ इसका आयोजन कह सकते हैं स्थापना की जा रही है 3D प्रिंटेड मस्जिद की? तो निर्माण कहाँ किया गया? तो अल जवाहरा मतलब सऊदी अरब में इसकी स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सवारती मस्जिद का निर्माण चीनी फर्म, चीन की कंपनी है फार्म गुआलनाली से 3D के द्वारा इसे किया जा रहा है। बस मस्जिद का नाम जरूर याद रखो, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सवारती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तुम्हारा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहाँ पर? अल जवाहरा में किया गया है। और हम बात करते हैं कितने क्षेत्रफल में है ये? तो 60,000 वर्ग फीट में कह सकते हैं इसका निर्माण किया जाएगा बच्चों। ये वहाँ 3D। अब हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन ए है बच्चों ईरान में, ऑप्शन बी है इजराइल में, ऑप्शन सी है सऊदी अरब में, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात में। तो बच्चों कहाँ पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी है सऊदी अरब में, अल जवाहरा में इसका स्थापना की गई है और चीनी कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और 60,000 स्क्वायर फीट में इसे स्थापित किया जाएगा बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अग्नि 5 मिसाइल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अग्नि 5 मिसाइल तुम्हारा जो मिसाइल है भारत की, ये इंपोर्टेंट है बच्चों क्योंकि एग्जाम में आने वाली है। तो अगर हम परीक्षण की बात करें तो परीक्षण कब किया गया इसका? तो 11 मार्च 2024 को कहाँ किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया मिसाइल का, अग्नि 5 का बच्चों। हम बात करें हैं कि पहली बार मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल कौन सी है? ये इंपोर्टेंट है बच्चों। पहली बार मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल यानी कि स्वतः ही अपना ये टारगेट कह सकते हैं सेलेक्ट कर लेगी। और ये क्या है? एंटी व्हीकल के साथ स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल, इसे कह सकते हैं DRDO के द्वारा इसे कह सकते हैं असेंबल या इसे बनाया गया है या इसका निर्माण किया गया है बच्चों। तो कौन सी है ये मिसाइल अपनी? तो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल। और अगर शॉर्ट में आता है तो MIRB, इसका शॉर्ट में एग्जामिनर जो देगा वो शॉर्ट में इसका नाम देगा, के साथ स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है। पूरी टेक्नोलॉजी अपनी इंडिया पर आधारित है बच्चों। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो मारक क्षमता है इसकी 5000 केमी। तो 5000 केमी इसकी मारक क्षमता है। और ये अंतर्द्वीपीय मिसाइल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अंतर्द्वीपीय अंतर्द्वीपीय मिसाइल के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 केमी। पर वास्तव में अभी और इस पे तुम्हारा DRDO काम कर रहा है। तो लगभग कितनी मारक क्षमता के रूप में इसे 7000 केमी मारक क्षमता के रूप में इसे देखा जा रहा है कि जो अभी DRDO द्वारा अभी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी मारक क्षमता हम बढ़ा सकते हैं और लगभग कितनी 7000 केमी तक इसकी मारक क्षमता हम कर देंगे। तो इसलिए इसे अंतर्द्वीपीय मिसाइल के नाम से जाना जाता है बच्चों। ये जो कह सकते हैं मिसाइल सिस्टम है ये किन किन देशों पर है? तो तुम्हारे US के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, कह सकते हैं UK या यूनाइटेड किंगडम के पास है और तुम्हारे फ्रांस के पास है बच्चों। तो जो इसमें कंट्री है वो 5 कंट्री हैं और छठे नंबर का जो अपना कंट्री बना है वो भारत बन गया है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाला
अपना भारत छठे नंबर पर आ गया है, क्योंकि हमसे पहले यूएस, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और तुम्हारा है फ्रांस के पास पहले से ऑलरेडी हैं, और भारत अपना इसमें छठे नंबर पर आ गया है। अगर हम बात करें कि इसके विकसित किसने किया है, तो बच्चों DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगर हम DRDO की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी बच्चों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई है। और ये किस द्वीप पर किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसकी स्थापना की गई, कह सकते हैं परीक्षण किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं इस पे MCQs की। DRDO द्वारा 11 मार्च 2024 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वह किस मिशन के तहत किया गया है? इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। तो देखते हैं कौन से मिशन के तहत किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में इसका MCQs कह सकते हैं, जिसका ऑप्शन नहीं था ये अलग से मैंने क्वेश्चन रखा है। तो प्रोजेक्ट 15 के तहत ऑप्शन बी है मिशन दिव्यास्त्र के तहत, ऑप्शन सी है मिशन समुद्रगुप्त के तहत, ऑप्शन डी है मिशन रण विजय के तहत। तो बच्चों कौन सा मिशन है जिसके तहत किया गया है? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को कहाँ किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, या इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? मार्च 2024 में बच्चों। तो अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें, और किसका बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है बच्चों। हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन, और कौन से संशोधन? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत? 338 अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगर हम इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करते हैं बच्चों, तो किस अनुच्छेद के तहत? 338 के तहत। और किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और अनुच्छेद 338 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है बच्चों। अगर हम इसके गठन की बात करते हैं, तुम्हारा SC आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2004 में इसका गठन किया गया है बच्चों। अगली बात करते हैं इसके क्वेश्चन की हम। तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों किसे नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए है किशोर मकवाना को, ऑप्शन बी है असीम अरुण को, ऑप्शन सी है ममता देवी को, ऑप्शन डी है लव कुश कुमार को बच्चों। तो किसको ये नियुक्त किया गया है इसमें? तो किशोर मकवाना को कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये तुम्हारे गुजरात से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के हैं, और ये अम्बेडकरवादी हैं। कौन है? अम्बेडकरवादी हैं। इनके काफ़ी सारे कह सकते हैं काव्य रचना इन्होंने की हैं। अब है मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग को क्या दिया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। अगर GI टैग की बात करें तो पहली बात तो मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग ये किस राज्य से संबंधित है? ये तुम्हारे असम से संबंधित है। या मखोटा जो लोक नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है? ये असम से ही संबंधित है बच्चों। और भौगोलिक संकेतक दिया गया या GI टैग इसे प्रदान किया गया है। अब ये विशेष तौर से देख लेते हैं। और हाँ, एक बात है कि GI टैग किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो बच्चों जो इसका GI टैग 2004 में प्रदान किया गया था। और अगर हम बात करें तो अधिनियम लाया गया और 2004 से ये प्रदान किए गए थे GI टैग। और एक किसी क्षेत्र में जो उत्पादक है उसको बढ़ाने के लिए 10 साल के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्षों के लिए GI टैग प्रदान किया जाता है कि क्षेत्रीय रूप से उस प्रोडक्ट को उसका कह सकते हैं प्रोडक्शन किया जा सके या उसको बनाए रखा जा सके। तो इसलिए GI टैग प्रदान किया जाता है। और कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वो 10 वर्षों के लिए किया जाता है बच्चों। देखते हैं इस पे MCQs क्या है। हाल ही में मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बच्चों मेघालय। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा बी होगा, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा है? असम को पढ़ा है बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो
को रचवा यानी कि कोचरवा आश्रम है, कोचरवा आश्रम। और ये कहाँ है कोचरवा आश्रम? तो देख लेते हैं बच्चों, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में ही कोचरवा आश्रम की स्थापना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्योंकि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोचरवा आश्रम की भी स्थापना वहाँ की गई है बच्चों। तो इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गांधी जी ने कब किया था? दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद इस आश्रम की स्थापना की थी। अब इसका कह सकते हैं कायाकल्प किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि गांधी जी ने कब इसे स्थापित किया था, तो इसे 2015 में 1915 में इसे स्थापित किया था बच्चों। और इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोचरवा तुम्हारे आश्रम को हरिजन आश्रम के नाम से जाना जाता है। और 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे तब इसकी स्थापना की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका कायाकल्प किया जा रहा है बच्चों। और कहाँ पर है? गुजरात में है। अब इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात दौरे के दौरान किस आश्रम को किस आश्रम का उद्घाटन किया है? तो किस आश्रम का उद्घाटन किया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी है हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी है कोचरव आश्रम, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें जो आंसर होगा वो तुम्हारा डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि कोच रव आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गांधी जी ने जो नमक तोड़ो कानून जो शुरू किया था वो 12 मार्च 1930 को जो नमक तोड़ो कानून शुरू किया था, तो गांधी जी ने इसी आश्रम से शुरू किया था बच्चों, साबरमती आश्रम से ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाई द क्रिट महोत्सव। तो ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? इंडिया वाई द क्रिट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो 8 मार्च 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में इसकी कह सकते हैं मनाया गया, या वहाँ इसका आयोजन किया गया बच्चों। हाँ, और इसका उद्देश्य क्या है? संगीत प्रदर्शन, साहित्य चर्चा, कविता पाठ आदि इसमें शामिल किए गए थे। जो भारत की अपनी संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में तुम्हारा इंडिया वाई द क्रिट महोत्सव का आयोजन किया गया था बच्चों। इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो हाल ही में इंडिया वाई द क्रिट महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया बच्चों? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है यूएई, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो सी है, यूएई में हमारा इंडिया वाई द क्रिट महोत्सव का आयोजन किया गया था बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गोरसम कोरा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया बच्चों? तो इसका आयोजन 7 से 10 मार्च 2024 तक किया गया। कहाँ? तवांग जिले में। और तवांग जिला कहाँ पड़ता है? तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में है तवांग जिला, और तवांग जिले में इसका आयोजन किया गया है। और किन किन देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया बच्चों? तो भारत और भूटान ने इसका मिलकर आयोजन किया गया है। क्योंकि तवांग जिला और भूटान, इन दो कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और यह एक क्या है? वार्षिक उत्सव है। अगर इसका हम बात करें किस प्रकार के ये मनाया जाता है, तो वर्ष में ये एक बार महोत्सव मनाया जाता है बच्चों। उत्सव का आयोजन जिमीथंग स्थायी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यानी कि जो वहाँ का स्थायी समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो जिमीथंग स्थायी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस महोत्सव में भिक्षुकों, ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के इसमें भिक्षुक आते हैं और वहाँ वो क्या करते हैं? अपना कह सकते हैं मंत्रों का जाप वगैरह ये लोग वहाँ करते हैं इस महोत्सव में। तो इस उत्सव में भिक्षुकों ने चौर्टन में पवित्र मंत्रों का जाप किया और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों का आयोजन किया।
तो बौद्ध अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ किया गया था और दलाई लामा तुम्हारे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े साधु हैं और जब वो तिब्बत से आए थे तो वो यहीं पर आए थे, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया आगे इस महोत्सव को मनाने में। तो ये कहाँ मनाया गया है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश की तवांग में मनाया गया है। और किस देश से संबंधित है ये तुम्हारे इसमें कौन सा देश ने भाग लिया है? तो भूटान ने। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। इसका एमसीक्यूज और लास्ट क्वेश्चन होगा अपनी मार्च मंथ का बच्चों। तो हाल ही में गोरा समकोरा महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया, वह किस धर्म से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है बच्चों जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म से और ऑप्शन डी है पारसी धर्म से बच्चों। तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये तुम्हारा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के साथ आपका मार्च का करंट समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।